हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास, चैप्टर नंबर 9th, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आज अपने 3 टॉपिक, हु वर द इन्वेंटर्स, चेंज्ड लाइफ एंड द वर्कर्स, कहाँ के? यूरोप कॉन्टिनेंट के, इंग्लैंड कंट्री के। यहाँ हम पहला टॉपिक करेंगे, हु वर द इन्वेंटर्स। ये जो आविष्कारक थे, ये लोग कौन थे? मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड के अंदर 19th सेंचुरी तक क्या था कि ये जो भी इन्वेंटर थे, इन्होंने साइंस से रिलेट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं थे। और यहाँ पर ट्रेंड जो साइंटिस्ट हुए हैं वे 19th सेंचुरी में हुए हैं। बट हमने देखा है कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेंटर्स थे वो 19th सेंचुरी से पहले ही हो चुके हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कौन से हैं? जेम्स हार्ग्रीव्स है, जॉन हे है, सैमुअल क्रॉम्पटन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या था कि ये इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटर्स, इसको हम कह सकते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट बेस पर किया था। इन लोगों के अंदर क्या था? एक डिटर्मिनेशन था, एक इंटरेस्ट था, एक क्यूरियोसिटी थी और एक लक भी था। ये सभी जो इन्वेंटर्स थे, मैं आपको भी बताने वाला हूँ, इन्होंने साइंस के सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि जॉन के और जेम्स हार्ग्रीव्स जो थे, ये क्या थे? ये वीविंग और कारपेंट्री करने वाले लोग थे। और इन्होंने किस तरह वो जो है ना मशीन बनाई थी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि रिचर्ड आर्कराइट क्या थे? एक विग मेकर थे, बार्बर थे, एक नाई थे। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि सैमुअल क्रॉम्पटन जो थे वो क्या थे? वो तो टेक्निकली बिल्कुल वीक थे, अनस्किल्ड पर्सन थे। और एडमंड कार्टराइट जो थे वो क्या थे? वो तो बेटा उसने तो जो स्टडी की थी वो किस चीज़ की थी? लिटरेचर की, मेडिसिन की और एग्रीकल्चर से रिलेट। वो तो एक क्लर्जी मैन बनना चाहते थे, बट वो बाद में एक मैकेनिक बन गए। तो इस तरह ये जितने भी इन्वेंटर्स थे, ये क्या थे? इन्होंने साइंस जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल साइंस में ट्रेंड नहीं थे, न इनको फिजिक्स के बारे में पता था, न केमिस्ट्री के बारे में पता था। ये तो क्या थे कि इनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, एक तरह से हम कह सकते कि इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी, या हम कह सकते कि इवन ये लक भी इनके साथ था। तो इस तरह ये ही नहीं, इंग्लैंड के अंदर हम यहाँ पर देखो थॉमस सेवरी के बारे में पढ़ सके हैं। क्या थे थॉमस सेवरी? आर्मी में एक ऑफिसर थे। इसके साथ साथ हम थॉमस न्यूकोमन को बारे में पढ़ चुके हैं। क्या थे वो? एक ब्लैक स्मिथ, एक लॉक स्मिथ, यानी लोहे का काम करने वाला, ताला बनाने वाले लोग थे। लेकिन माइंड ने काम किया तो इन्होंने वो मॉडल जो है ना मशीन के बनाई। इसी तरह हम केवल यहाँ पर हम एक जेम्स वाट का नाम ले सकते हैं कि जेम्स वाट जो है ना, उनके अंदर एक जो है ना क्या, एक नॉलेज थी, स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी उनके पास। नहीं तो बाकी जितने भी ये इन्वेंटर थे, ये सारे जो मैंने बताए ना, केवल अपने अंदर एक इंटरेस्ट रखते थे। यहाँ पर रोड बिल्डर जो हैं, यानी रोड को बनाने वाले जॉन मेटकॉफ भी क्या थे? ये जो है ना एक इलिटरेट पर्सन थे, एक ब्लाइंड पर्सन था ये। तो इसके साथ साथ हम आपको ये बताते कि जेम्स ब्रिंडले जो थे, जेम्स ब्रिंडले भी क्या है?
जेम्स ब्रेंडले भी ऑलमोस्ट इलिटरेट पर्सन है, जिसने क्या बनाए थे, जिसने कैनाल बनाई थी। कैनाल कौन सी बनी थी इस वर्ल्ड में सबसे पहली बार? 1765 वर्सली जेम्स ब्रेंडले। तो इस तरह इन लोगों की एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेमोरी, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। तो इस तरह हु वर द इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स कौन थे 19वीं सेंचुरी से पहले इंग्लैंड के अंदर, और वो लोग क्या साइंस के सब्जेक्ट में ट्रेंड थे? क्या 19वीं सेंचुरी से पहले ये जो इन्वेंटर थे वो कौन कौन थे? ये हम सब अभी अभी किया है। नेक्स्ट टॉपिक, चेंज लाइफ। बेटा यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर क्या हो चुका है, एक तरह से जिन लोगों ने इस होप के साथ इंडस्ट्री में पैसे लगाए थे कि हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है, उन इंडस्ट्रियलिस्ट, उन एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगी बदली भी। अब उनके पास वो बहुत वेल्दी हो गई, उनकी लाइफ लग्जरी हो गई, बट इनकी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की लाइफ एक तरह से बदल गई। जब इंडस्ट्री लगी तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए आसपास के गांव के लोग वहां आकर के सेटल होने लग गए। इसके साथ साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैमिली टूटने लग गई, लोगों के एड्रेस जो है वो चेंज हो गए और लोग गांव से शहरों की तरफ दौड़े। और बेटा 1715 के अंदर इंग्लैंड कंट्री के अंदर केवल 2 ही सिटी ऐसे थे जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा थी। 1850 यानी नेक्स्ट 100 ईयर्स में इंग्लैंड के अंदर ऐसे जो सिटी हैं उनकी संख्या मैं आपको बता दूं यहाँ पर 29 हो गई। यानी क्यों? यहाँ की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये यहाँ के लोगों से नहीं बढ़ रही है, बल्कि बाहर के आने वाले इमिग्रेट जो लोग हैं उनसे बढ़ रही है। यहाँ के जो रिच पर्सन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, उन्होंने शहर से बाहर खुले में अपने बेंगलू जो है बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत वहाँ पर सैनिटेशन है, वहाँ पर रोड सिस्टम अच्छा है, वाटर सप्लाई अच्छी है, और खुले में वो बहुत मज़ेदार गार्डन खुले जो है ना उन्होंने बेंगलू बनाने शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वर्कर लोग हैं सोसाइटी के अंदर 2 तरह के लोग फिर इमर्ज हुए, एक बहुत रिच और एक बहुत पुअर लोग कौन है? जो इनकी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं, कौन? लेबर लोग हैं, वर्कर्स लोग हैं। वहाँ पर सैनिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर क्लीन वाटर की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर अच्छे रोड नहीं हैं। इस तरह यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत कम टाइम में यानी 1750 से 1850 के बीच में बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब हम एक पोइट की पोइम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एडवर्ड कारपेंटर हैं, उन्होंने अपनी एक पोइम जिसका नाम है इन ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन, इसमें क्या बताया है? उनकी इमेजिनेशन है या रियल बात है ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने पोइम में क्या लिखा है कि मैं जब एक टाउन्स में, एक सिटी में गया तो मैंने क्या देखा है, जैसे एक हेल से घोस्ट निकलते हुए देखा। उसकी कवि की कल्पना क्या है कि इंडस्ट्री में से जब कोई मजदूर वर्कर काम करके निकला तो वो उसका चेहरा बहुत काला था। उसके यहाँ पर जो है ना, जहाँ पर वो काम कर रहा है उस वहाँ की जो रूफ है वो जो ना थोड़ी फ्लैट है, उसके ऊपर ऊंची ऊंची चिमनियाँ लगी हुई हैं, ऊपर जो है ना क्लाउड है, काले क्लाउड बने हुए हैं। इसके साथ साथ उस बिल्डिंग के साथ से एक जो है ना पानी की कैनाल निकली हुई है जिसका वाटर जो है वो ब्लैक है।
सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री का वो टॉक्सिक लिक्विड होगा। इसके और क्या बताते हैं कि वहाँ पर और क्या चीज़ थी जो उसने वहाँ पर देखी है। उसमें वो कहता है कि वहाँ पर एक हीप बना हुआ है, छोटे छोटे जगह जगह पर हीप्स बने हुए हैं, ढेर बने हुए हैं कूड़ा करकट के, जहाँ वर्कर्स के बच्चे चिल्ड्रंस जो है खेलते हैं। तो अब आप समझ आ गई होगी कि कवि के मन में ऐसी पोइम जो है ना कब लिखी जाती है, जब वो रियल सीन को देखता है, तभी उसके मन में आई होगी कि ऐसी पोइम तब उसने अपनी कलम उठा करके लिखी होगी। इन ए मैन्युफैक्चरिंग टाउन, यानी एक टाउन में लोगों की कंडीशन कैसी रही होगी, ये एडवर्ड कारपेंटर किस तरह से यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, द वर्कर्स। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि वर्कर्स की हालात कैसी थी। 1832 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक सर्वे होता है, और सर्वे के अंदर क्या चीज़ निकल कर के आती है कि वहाँ के गांव में जो लोग, विलेज में जो लोग रहते हैं, उनकी एवरेज लाइफ से डर्बी में रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है। डर्बी के आसपास रहने वाले लोग, जो विलेज में रहने वाले लोग हैं, सपोज करो कि उनकी एज 60 ईयर है, तो डर्बी में रहने वाले लोगों की एज एवरेज लाइफ कितनी होगी, 21 ईयर्स माइनस कर दो 39, यानी डर्बी में रहने वाला 21 साल पहले वो लेबर, वो वर्कर मर जाता है जो इंडस्ट्री में काम करता है। वहीं पर मैनचेस्टर में काम करने वाला वर्कर्स की एवरेज लाइफ, जो टोटल एवरेज लाइफ है इंग्लैंड की, उससे 15 ईयर्स कम है। ऐसा ही बर्मिंघम में जो है ना 15 ईयर्स कम है, और मैंने मैनचेस्टर में बताया 17 ईयर्स। तो बर्मिंघम के अंदर 15 ईयर्स कम है टोटल जो एवरेज लाइफ है उससे, और मैनचेस्टर में 17 ईयर्स, डर्बी के अंदर जो है 21 ईयर्स। इसका मतलब है लोग कितने ज़्यादा टाइम जो ना अपना एक इंडस्ट्री में स्पेंड करते होंगे, और वहाँ की इंडस्ट्री में किस तरह से उन लोगों की हालात बन रही होगी। इसलिए तो वो जो है ना 21, 17 और 15 ईयर्स पहले जो है ना उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लेबर हैं, उनके जिनके बच्चे वहाँ जो है ना, जो ड्रेन बनी हुई है, जो कैनाल सी बनी हुई है जिसमें ब्लैक वाटर जो फ्लो करता है, जो टॉक्सिक है एक तरह से, उस नहर के आसपास और उन हिप्स खेलने वाले बच्चे, आधे से अधिक बच्चों की डेथ 5 साल से पहले ही हो जाती है। ये एक सर्वे बताता है। यहाँ पर जब ऐसा चल रहा था तो बहुत सारी और डिजीज जो है ना फैल रही थी। यहाँ पर कोलेरा जैसी, यहाँ पर जो है ना टाइफाइड जैसी बीमारियाँ भी जो है ना इस टाइम फैली हुई हैं। 19वीं सेंचुरी के तीसरे डिकेड के अंदर यहाँ पर कोलेरा से मरने वाले लोगों की जो है ना संख्या नंबर्स में कितने थे, 31,000 पीपल जो है यहाँ पर 1832 के आसपास इस डिजीज से मर गए थे। जबकि यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो ऑफिसर हैं, उन लोगों ने इन डाटाज के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं रखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड एक कौन सा कंट्री है, कॉलोनियलिज्म कंट्री है, उपनिवेशवादी देश है। उसको तो उस टाइम बस ये बनाने में लगा हुआ था कि कितने कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लें। उन्होंने अपने मदरलैंड के लोगों की लाइफ कैसे स्पेंड हो रही है इसके बारे में वहाँ के जो ऑफिसर हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वो इस बारे में बिल्कुल नेगलेक्ट है। एक तरह से उनको कोई नॉलेज नहीं है, अननोन है। अब हम अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वो कंट्रीज़ करेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ है। तो यहाँ देखिए, सपोज करें हमने एक कॉन्टिनेंट आप
ये ध्यान रखें, ये यूरोप कॉन्टिनेंट, मेडिटेरियन सी। हमने आज क्या करना है, ये तो अपना क्या है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है। साउथ अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्री है वो है आपका नंबर 1, इसको हम दे देते हैं। ये कंट्री है आपका नामीबिया। नामीबिया, नामीबिया साउथ अफ्रीका के नॉर्थ में। इसके ऊपर जो कंट्री है ये यहाँ पर, इसका नाम है अंगोला। अंगोला, अंगोला के नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्री है उसका नाम है कैमरून। क्या नाम है, कैमरून। कैमरून एक ऐसा कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो जर्मनी की कॉलोनी थी। केवल जर्मनी की कॉलोनी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सी है, कैमरून। 2 नंबर पे कौन सा है, अंगोला। 3 नंबर पे कौन सा है, कैमरून। कैमरून के नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्री है वो है नाइजीरिया। कौन सा है ये, इसको हम यहां लिखते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया के वेस्ट में छोटा सा कंट्री, बिल्कुल इतने, ये इसकी लोकेशन है, ये इसका नाम है यहाँ पर टोगोलैंड। टोगोलैंड के वेस्ट में जो कंट्री है ये है घाना। कौन सा है, घाना। घाना के वेस्ट में लास्ट जो कंट्री है अपना क्या, आइवरी कोस्ट। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आइवरी कोस्ट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अपने ये 7 कंट्रीज, एक बार फिर से समझो। साउथ अफ्रीका को हम कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में नामीबिया है, इसके ऊपर अंगोला है, इसके नॉर्थ में कैमरून है, कैमरून के नॉर्थ वेस्ट में नाइजीरिया है, नाइजीरिया के वेस्ट में टोगोलैंड है, टोगोलैंड के वेस्ट में घाना है, घाना के वेस्ट में आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट को मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, आइवरी कोस्ट। तो अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो कोस्टल लाइन के जो कंट्री हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कल हम इसके जितने भी कंट्रीज इसके मिडल में हैं वो हम, जो मेन है वो हम नेक्स्ट देख लेंगे। ओके, थैंक यू।